जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। मध्य प्रदेश की गठन की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज भाग 2 आपके सामने है। इसके पहले दोस्तों हमने भाग 1 के अंतर्गत 1947 तक की स्थिति का अध्ययन किया हुआ है, जहां पर दोस्तों हमने देखा था सीपी के गठन को, सीपी और बरार को देखा, और इसके साथ ही दोस्तों हमने वहां पर देखा हुआ है CIA सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हुई है तो पहले जाकर आप उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। आज दोस्तों हम अध्ययन करने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 पे, जब भारत को आज़ादी मिलती है, और उस दिनांक के बाद से लेकर के दोस्तों 1956 तक के मध्य की स्थिति को। ठीक है, इस बीच की दोस्तों प्रशासनिक स्थिति कैसी है, कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम यह भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश कैसा है, अर्थात दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है क्या नहीं है, कौन सा भाग है, क्या सम्मिलित किया गया है और कैसे इसकी प्रशासनिक स्थिति है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो बात की जाए दोस्तों 15 अगस्त 1947 की, तो यहाँ दोस्तों हम अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अर्थात अगर हम देखें दोस्तों स्वतंत्रता के लिहाज से या स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से, तो वहां हमें देखने मिल रहा है कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को, और उसके लिए दोस्तों एक स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया जाता है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। साथ ही जो अतिरिक्त छोटी रियासतें हैं, ठीक है, उनके पास यह ऑप्शन होगा कि या तो वे भारत में सम्मिलित हो जाएं, या वे पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं, या वे स्वतंत्र रहें। और इसी कड़ी में दोस्तों जब यह अधिनियम लाया जाता है और इसके बाद जब भारत को आज़ादी मिल जाती है, तब हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय होता है और सारी रियासतों का एकीकरण किया जाता है। और उस एकीकृत रियासतों में हमने पाया कि रियासतों की संख्या हमें देखने मिलती है दोस्तों 562 या 560 प्लस। तो वहां हमने पाया कि जब वे रियासतें एकीकृत कर दी जाती हैं दोस्तों, उसके साथ ही दोस्तों पुनः भारत को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें देखने मिलती है श्रेणियां पार्ट्स के रूप में, अर्थात दोस्तों 1947 के बाद भारत में उस समय पर भी कोई राज्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण इकाइयों को, संपूर्ण क्षेत्रों को, चाहे वह ब्रिटिशर्स का हो, चाहे वह अंग्रेजों के अधिकार वाला क्षेत्र हो जो हमें स्वतंत्रता के बाद मिला हुआ है, या चाहे वे दोस्तों देसी रियासतें हो, उन सभी को मिला करके और पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को 4 वर्गों में बांटा जाता है। और यह वर्गीकरण क्यों किया जाता है दोस्तों? ताकि प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण किया जा सके, ताकि भारत को व्यवस्थित तौर पर एक किया जा सके। और हमें देखने मिलता है कि जब यह वर्गीकरण किया गया तो वह वर्गीकरण 4 पार्टों में था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। यहाँ उल्लेखनीय है दोस्तों कि पार्ट डी में केवल और केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया था। आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने एक पिक्चर है, मैप है, आप इसमें देख पा रहे हैं संपूर्ण भारत है, ठीक है। और यह भारत 1947 के बाद से लगभग ऐसी ही स्थिति में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पाया दोस्तों कि पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जहाँ पर पार्ट ए, यदि बात की जाए दोस्तों पार्ट ए की, तो पार्ट ए के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था जो या तो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे और उसके बाद हमें मिले हैं, जैसे हमने कल के लेक्चर में या हमने इसके पिछले लेक्चर में दोस्तों देखा हुआ है कि ऐसे क्षेत्र जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे उन्हें प्रेसिडेंसी या प्रोविंस कहा जा रहा था, जैसे सीपी, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, या यूपी या बीपी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंस या प्रोविंस। तो इन्हें हमने दोस्तों देखा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्रों को पार्ट ए में सम्मिलित किया गया। साथ ही सभी बड़ी रियासतों को भी पार्ट ए में सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों पार्ट बी के अंतर्गत मध्यम रियासतों को, पार्ट सी के अंतर्गत छोटी रियासतों को सम्मिलित किया जाता है, और अंततः पार्ट डी के अंतर्गत दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा जाता है। इस तरीके से संपूर्ण भारत को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसी कड़ी में चूंकि दोस्तों हम तो मध्य प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं, तो फिलहाल हम संपूर्ण अपना केंद्र कहां पर रखेंगे दोस्तों? हमारे केंद्र बिंदु पर होगा मध्य प्रदेश। तो 1947 से 56 के मध्य की स्थिति में मध्य प्रदेश को हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब पार्ट डी की यदि हम बात करते हैं तो हमने पाया कि भाई मध्य प्रदेश का कोई भी क्षेत्र पार्ट डी में सम्मिलित नहीं था, और ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत में हम पाते हैं कि जो मुख्य भूमि है उसका कोई भी क्षेत्र पार्ट डी में नहीं था। पार्ट डी के अंतर्गत दोस्तों केवल और केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। तो यहां हमें देखने मिलता है कि मध्य प्रदेश में पार्ट ए है, बी है और सी है। बात की जाए दोस्तों कि ए, बी, सी ये जो है ये क्या है दोस्तों? तो वास्तव में ये रियासतें हैं जो कि हमें एक मानचित्र के माध्यम से यहां देखने मिल रही है। आप इस मैप को देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे यहां पर विंध्य प्रदेश है, मध्य भारत है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। साथ ही हमें देखने मिल रहा है दोस्तों बरार, विदर्भ, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, बुंदेलखंड की रियासतें और एक और दंडकारण्य की रियासत। तो स्वतंत्रता
समता के बाद दोस्तों इन सभी को एकीकृत कर दिया गया और इन्हें पार्ट्स में रखा गया। हमने यहाँ पर पाया कि इस पार्ट ए के अंतर्गत सीपी और बरार यानी मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र दोस्तों हमको देखने मिल रहा है पार्ट ए में, सीपी और बरार। पार्ट बी की बात की जाए दोस्तों तो मध्य भारत, पार्ट सी की बात की जाए तो विंध्य प्रदेश और भोपाल। इसके बाद दोस्तों इनकी कुछ राजधानियां रखी गई और राजधानियों का क्रम यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें देखने मिलता है पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, पार्ट बी की राजधानी इंदौर और ग्वालियर, यहाँ 2 राजधानियां हमें देखने मिलती है दोस्तों। पार्ट सी की राजधानी हमें रीवा देखने मिलती है और पार्ट सी के अंतर्गत ही दोस्तों हमें भोपाल देखने मिल रहा है। गौरतलब है कि यह विभाजन भौगोलिक आधार पर किया गया था, ना कि भाषागत या क्षेत्रीय आधार पर। तो यहाँ दोस्तों हमारे यह क्लियर होता है कि तत्काल स्थिति कैसी थी और अब हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं इन्हीं पार्ट्स के बारे में। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिलहाल तो दोस्तों इनका केवल और केवल कुछ आंकड़े हैं, कुछ डाटा है जो आपके सामने रहेगा और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई पार्ट ए में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, पार्ट बी में क्या स्थितियां हैं, पार्ट ए के प्रमुख कौन है, राष्ट्र प्रमुख कौन है और पार्ट ए के अंतर्गत दोस्तों या पार्ट बी या पार्ट सी जो भी पार्ट्स हैं उनके अंतर्गत क्या क्या हमें प्रमुख देखने मिल रहा है। तो इसी सारी चीजों का दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पार्ट ए से। पार्ट ए की यदि बात करें दोस्तों तो हम पाते हैं इसके अन्य नामों में दोस्तों यहां पर एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हम जानते हैं, सीपी और बरार। ठीक है, सीपी और बरार इसका एक अन्य नाम था और जिसे पार्ट ए कर दिया गया। बात की जाए दोस्तों इसके गठन की, इसका गठन कैसे किया गया था तो पूर्वी बघेलखंड, छत्तीसगढ़, बस्तर, दंडकारण्य की 14 रियासतें, यानी कि दोस्तों दंडकारण्य मतलब इन सभी का मिला करके 14 रियासतें थी और एक रियासत थी दोस्तों मकड़ाई। मकड़ाई कहां पर? हरदा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, मध्य प्रदेश के लगभग एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप जरूर नोट करें। तो यहां हमें देखने मिल रहा है गठन। गठन के पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण है कि पूर्वी बघेलखंड, छत्तीसगढ़, बस्तर, दंडकारण्य की मिलाकर के 14 रियासतें और मकड़ाई की रियासत जो कि हरदा क्षेत्र से है। ठीक है, अभी वर्तमान में कहां पर है दोस्तों तो हरदा जिले में है। तो मकड़ाई यानी 14 + 1 15 रियासतों को मिला करके पार्ट ए का गठन किया जाता है और इसकी राजधानी क्या रखी गई तो इसकी राजधानी है दोस्तों नागपुर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी उस समय पर? नागपुर। अब बात की जा रही है इसमें संभाग कितने थे, यानी ये कहीं ना कहीं एक राज्य है उस समय पर। यदि हम देखें तो इस क्षेत्र में हमें देखने मिल रहा है दोस्तों अब इसकी राजधानी होगी और राजधानी की बात करें तो हमें राजधानी देखने मिली नागपुर। अब राजधानी के बाद संभाग जब हमने देखा दोस्तों, संभागों में वर्गीकरण किया गया तो संभागों की संख्या देखने मिलती है 5 और साथ ही दोस्तों जिलों की यदि हम बात करते हैं तो जिले हमें देखने मिलते हैं 22, यानी कि पार्ट ए में संभाग कितने हैं? संभागों की संख्या है 5 और जिलों की संख्या है दोस्तों 22। इसके बाद हमें देखने मिलता है दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री। अब चूंकि एक राज्य है, एक राजधानी, हमें ये सारी चीजें देखने मिल रही हैं। तो यहाँ जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों तो पंडित रविशंकर शुक्ल, बहुत महत्वपूर्ण नाम, पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के कौन बनते हैं दोस्तों? पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। बात की जाए गवर्नर की या राज्यपाल की दोस्तों तो हमें देखने मिलते हैं यहाँ पर ई राघवेंद्र राव, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ई राघवेंद्र राव, आप नोट कीजिए। तो यहाँ हमारा क्लियर होता है कि भाई पहले मुख्यमंत्री कौन होते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल कौन होते हैं? ई राघवेंद्र राव। आगे चलकर दोस्तों यदि हम इसी कड़ी में देखें तो हमें रियासतें महत्वपूर्ण हो सकती हैं कुछ हद तक, सारी रियासतें नहीं दोस्तों, लेकिन कुछ रियासतों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। और रियासतों को यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वह है विदर्भ। विदर्भ का क्षेत्र, साथ ही दोस्तों महाकौशल जबलपुर से ये दूसरी रियासत है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिल रही है दोस्तों क्रम से राजगढ़, सारंगढ़। ठीक है, सारंगढ़ के बाद दोस्तों हमें देखने मिल रहा है राजनांदगांव, खैरागढ़ जो कि दंडकारण्य से है। ठीक है, खैरागढ़। इसके बाद जसपुर, उदयपुर, कांकेर, कोरिया, कवर्धा, ठीक है, बस्तर, सरगुजा। तो ये सारी रियासतें दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है हमारी 3 रियासतें। और एग्जाम में जो ज्यादातर पूछी जा रही है वह रियासत है दोस्तों कौन सी? मकड़ाई। ठीक है, आप नोट कीजिएगा, हरदा से मकड़ाई। और इसके बाद 2 अन्य रियासतें हैं, एक हमें देखने मिल रही है दोस्तों विदर्भ और एक हमें देखने मिल रहा है महाकौशल। तो ये सारा आपका क्लियर होता है यहाँ पर। यहाँ दोस्तों पार्ट ए होता है कंप्लीट। और अब इसके बाद हम बात करें कि पार्ट ए के अलावा कुछ और पूछा जा सकता है क्या इससे? ठीक है, तो यहां दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं पार्ट बी, पार्ट सी की, उसे भी हम देखते हैं। लेकिन पार्ट ए में यदि हम फिर से एक नजर डालें दोस्तों तो पार्ट ए में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, 1956 तक की स्थिति, 1947 तक में हमने पाया कि सीपी बरार, ठीक है, उसके बाद हमने देखा CIA सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ये सारी चीजें हमें देखने मिली 1947 तक मध्य प्रदेश के गठन की श्रृंखला में। और 1947 से 56 के मध्य की स्थिति में जब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है दोस्तों तो यहां हमें देखने मिला पार्ट ए के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तत्व। और अब ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने हैं दोस्तों क्रमशः पार्ट बी और पार्ट सी में। तो बात की जाए दोस्तों यदि पार्ट बी की तो 28 मई 1948 वह तिथि है जब मालवा, चंबल और निमाड़ क्षेत्र से 25 रियासतों को मिला करके पार्ट बी का गठन किया जाता है। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा, आप इसे नोट कीजिएगा, 28 मई 1948
28 मई 1948 दोस्तों वह तिथि है जब मालवा, चंबल और निमाड़ के क्षेत्रों को मिला करके यहाँ की सारी रियासतों को मिलाया जाता है, जिनकी संख्या कितनी दोस्तों 25। हमने अभी देखा था पार्ट ए में हमें संख्या देखने मिली थी 15 रियासत और यहाँ हमें देखने मिल रही दोस्तों 25 रियासत। इन 25 रियासतों को एकीकृत करके एक रूप दिया जाता है, गठन किया जाता है पार्ट बी का, ठीक है। और अब बात आती है दोस्तों इसके कुछ अन्य नामों की पार्ट बी के। तो पार्ट बी का दोस्तों प्रारंभिक नाम हमें देखने मिला था मालवा यूनियन और आगे चल करके हमें यह नाम देखने मिलता है मध्य भारत के रूप में, ठीक है। और यह मध्य भारत अब कहां पर है दोस्तों? पार्ट बी में। जैसा कि हमने पहले ही देखा हुआ है कि भाई पार्ट बी में कौन है? मध्य भारत। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं राजधानियां। हमने देखा था इसकी 2 राजधानियां हमें देखने मिलती है, एक राजधानी ग्वालियर और एक राजधानी दोस्तों इंदौर। बात की जाए ग्वालियर की और इंदौर की कि आखिर 2 राजधानियां क्यों, तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों यहाँ के राज प्रमुख, ठीक है। हमें अभी देखने मिलने वाले हैं। हमने यहां पर पाया कि भाई राज्य प्रमुख यदि हम देखें क्रमशः ग्वालियर के कौन है? जीवाजी राव, और यदि बात करें दोस्तों इंदौर की तो इंदौर के हैं यशवंत राव जी। अब हमें देखने मिलता है कि भाई ये जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में यहां पर 2 बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। एक शक्ति दोस्तों हमें देखने मिलती है सिंधिया के रूप में, कहां पर? ग्वालियर में, और एक हमें देखने मिल रही है होलकरों के रूप में इंदौर में। अब दोनों शक्तियां महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, दोनों रियासतें महत्वपूर्ण हैं, दोनों के राष्ट्र प्रमुख महत्वपूर्ण हैं। तो यहां दोस्तों दोनों के मध्य होता है संघर्ष होता है दोस्तों राज्य प्रमुख को लेकर के। और इसी कड़ी में दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जीवाजी राव जी को राष्ट्र प्रमुख बना दिया जाता है और उप राज्य प्रमुख के पद पर होते हैं कौन? यशवंत राव जी। और यही कारण है दोस्तों, अब चूंकि दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण है तो राजधानियां भी आपकी दोनों जगह पर है। एक राजधानी आपकी ग्वालियर होती है और एक राजधानी होती है दोस्तों कौन सी? इंदौर। बात करें कितने माह के लिए, कितने समय के लिए, तो एक राजधानी है शीतकालीन। ग्वालियर है दोस्तों कैसी राजधानी? शीतकालीन 6.5 माह के लिए, और इंदौर है ग्रीष्मकालीन राजधानी यहां पर 5.5 माह के लिए। तो आपके ये सारे आंकड़े यहां पर कंप्लीट होते हैं। और आगे चल करके दोस्तों यदि हम बात करें पार्ट बी में जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या यहां हमें देखने मिलती है 16 और संभागों की संख्या है दोस्तों 3। तो ये आगे यदि हम बात करें दोस्तों विधानसभा की, तो हमें देखने मिल रहा है जो विधानसभा भवन है वह है मोती महल। यानी अगर प्रश्न पूछ ले चाहे पार्ट बी का या मध्य भारत का विधानसभा भवन या 1956 के पहले का मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन दोस्तों, तो वह कौन सा है? ग्वालियर का मोती महल। ये आपका क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा भवन को ही लेकर के दोस्तों, या विधानसभा को लेकर के। तो विधानसभा कितने सदस्यीय है? तो विधानसभा यहां में देखने मिल रही दोस्तों 75 सदस्यीय। ये भी एक प्रश्न हो सकता है। आगे हम देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर के प्रश्न हो सकता है और उनका नाम है पटवर्धन जी, ठीक है, नाम नोट कीजिएगा, पटवर्धन जी। और अब चूंकि विधानसभा है और हमें पता है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है, तो यहां से दोस्तों हमें पहले मुख्यमंत्री का नाम भी देखने मिलेगा। और इस क्षेत्र के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री होते हैं लीलाधर जोशी। ये नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट आपके जितने भी हैं, ठीक है, इन सभी से लेकर के दोस्तों क्या किया जा सकता है? जो भी प्रमुख हैं उनको प्रश्न के रूप में सही मिलान या सही जोड़ी को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या विकल्पों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो राज प्रमुख यहां से महत्वपूर्ण होंगे। तो बात करें दोस्तों यहाँ पार्ट बी में हमें जो पहले सीएम है वो देखने मिले कौन? लीलाधर जोशी। और लीलाधर जोशी जी दोस्तों 1948 में, जब 1948 में इस पार्ट का गठन किया गया उस समय पर सीएम थे। आगे चल करके दोस्तों हमें सीएम के पद पर देखने मिलते हैं गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, ठीक है, ये दूसरा नाम है गोपी कृष्ण विजयवर्गीय 1949 में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तख्तमल जैन 1950 में। और इसके बाद दोस्तों चुनाव जीतकर, ठीक है, चुनाव जीतकर सीएम के पद पर पहुंचते हैं कौन? मिश्री लाल गंगवाल जी। ये भी नाम महत्वपूर्ण है। 1951 में मिश्री लाल गंगवाल जी यहाँ के सीएम होते हैं। और इसके बाद आगे चल करके दोस्तों चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा के बाद पुनः इस पद पर पहुंचते हैं तख्तमल जैन जी। और ये दोस्तों 1956 तक इस क्षेत्र के सीएम होते हैं, ठीक है। पार्ट बी के सीएम कौन होते हैं? तख्तमल जैन होते हैं। और कब तक रहते हैं? 1956 तक। क्यों रहते हैं? क्योंकि मिश्री लाल गंगवाल जी ने इस्तीफा दे दिया था। अन्यथा दोस्तों कौन होता पद पर? मिश्री लाल गंगवाल। तो ये चारों नाम महत्वपूर्ण हैं। इन 4 नामों को हम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीएम कौन है? लीलाधर जोशी जी हैं। इसके बाद गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी, आगे चल करके तख्तमल जैन, और उसके बाद दोस्तों मिश्री लाल गंगवाल। और इसके बाद जब हम देखें कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है इन सभी पार्ट्स को एक करके, उस समय पर दोस्तों कौन है पद पर? तो वह नाम हमें देखने मिलता है तख्तमल जैन। तो यहां हमारा पहला नाम है दोस्तों लीलाधर जोशी। और इसके बाद दोस्तों जो अंतिम सीएम है, ठीक है, 1956 के समय पर वह नाम है दोस्तों कौन सा? तख्तमल जैन। ये सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। और इसके बाद पार्ट बी से ही दोस्तों यदि हम बात करें रियासतों को लेकर के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां महत्वपूर्ण रियासतें हैं देवास के बाद आप देखेंगे धार के बाद दोस्तों क्रमशः यदि हम देखें तो नीमखेड़ा देखने मिल रही है, रतलाम है, अलीराजपुर है, होलकर है, ग्वालियर रियासत है, आगे चल करके कठियावाड़ा है, सैलाना है, नरसिंहगढ़ रियासत भी दोस्तों यहीं पर ही है, बड़वानी रियासत भी इसी भाग के अंतर्गत आ रही है पार्ट बी में।
अब बात की जाए कि ये सारी रियासतें क्या महत्वपूर्ण हैं, इन सभी के नाम हमें याद रखने होंगे। तो देखिए बात को समझिएगा आप, ये रियासतें आप एक बार नोट करें, उन्हें एक बार आप रीड करें और इनमें से जो महत्वपूर्ण है उन्हें बार पलटाते रहें और एग्जाम में जब आएगा तो स्वाभाविक सी बात है बन ही जाएगा। एक बार फिर से आपके सामने ये रियासतें हैं दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाली होलकर, होलकर के बाद ग्वालियर दोस्तों, ग्वालियर के बाद देखने मिलेगा देवास, नरसिंहगढ़, बड़वानी और ये बाकी रियासतें भी आप एक नजर जरूर देखें। बात की जाए दोस्तों पार्ट सी की, तो यहां हमें देखने मिल रहा है कि पार्ट सी में जिसे हमने देखा विंध्य क्षेत्र, मुख्य तौर पर वह विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो सेक्शन है दोस्तों, इसे 12 मार्च 1948 को इन 35 रियासतों को एकीकृत करके बीपी मेनन जी के द्वारा पार्ट बी में रखा गया। ठीक है, मतलब दोस्तों यहां पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि प्रारंभ में ये पार्ट सी नहीं है, प्रारंभ में ये क्या है, पार्ट बी है और आगे चल करके दोस्तों यह पार्ट बी ही पार्ट सी हो जाएगा। कैसे, उसे हम देखते हैं। तो यहां हमने देखा दोस्तों कि बीपी मेनन जी के द्वारा क्या किया गया है, इन 35 रियासतों को एकीकृत किया गया है, जहां बहुत महत्वपूर्ण है खनियाधान रियासत। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, खनियाधान रियासत दोस्तों ग्वालियर क्षेत्र से लेकर के इसमें सम्मिलित की गई थी। आगे चल करके दोस्तों हमने देखा कि यह जो विंध्य क्षेत्र है या ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है दोस्तों, इसे पार्ट बी में रखा गया है प्रारंभ में और इसका उद्घाटन बी.एन. गाडगिल जी के द्वारा 4 अप्रैल 1948 को किया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ पर कि भाई उद्घाटन कब किया जा रहा है तो और किसके द्वारा किया जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर हमें 2 तिथियां हैं, 1948 में ही 12 मार्च को 35 रियासतों को एकीकृत करके बीपी मेनन जी के द्वारा एक पार्ट बी के अंतर्गत इसे रखा जा रहा है इस पूरे क्षेत्र को, और साथ ही साथ में इसका उद्घाटन कब किया जा रहा है, तो इसका उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों 4 अप्रैल 1948 को बी.एन. गाडगिल जी के द्वारा। अब यहाँ राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, चूंकि अब उद्घाटन हो चुका है, एक क्षेत्र है तो इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो राजधानी है रीवा। और बात जब आ रही है रीवा को राजधानी बनाया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर राज प्रमुख कौन होंगे, तो राज प्रमुख होंगे रीवा के राजा या महाराजा मार्तंड सिंह। ठीक है, रीवा में महाराजा कौन है, वहां पर मार्तंड सिंह जी ही इसके कौन होंगे, राज प्रमुख होंगे। अब बात आती उपराज प्रमुख की दोस्तों, तो बघेलखंड क्षेत्र से अवधेश प्रताप सिंह जी वहां पर प्रमुख थे और उन्हें ही उस पूरे क्षेत्र का उपराज प्रमुख बना दिया गया। तो यहां पर महत्वपूर्ण है राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। आगे चल करके दोस्तों हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1950 को इस पूरे क्षेत्र को पार्ट सी में सम्मिलित कर दिया गया, यानी कि इसे अलग करके पृथक कर दिया गया और पार्ट सी में रख दिया गया। अब यहां से हमें देखने मिल रहा है पार्ट सी। इसके पहले क्या था दोस्तों, इसके पहले ये हमें देखने मिलता है एकीकृत करके पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया था। और अब जब ये पार्ट सी हो चुका है तो अब पार्ट सी है और इसमें विधानसभा भी इसकी खुद की है दोस्तों। ठीक है, तो विधानसभा कितनी है, 60 सदस्यीय हमें देखने मिल रही है। यहां से महत्वपूर्ण है विधानसभा अध्यक्ष का नाम, जो कि दोस्तों क्या है, शिवानंद जी है। साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि यह विधानसभा भवन कहां पर लगता था, तो ये था रीवा में। ठीक है, विधानसभा भवन कहां था दोस्तों, रीवा में। और 1952 में हुए आम चुनाव के बाद यहां जो हमें पहले सीएम देखने मिल रहे हैं दोस्तों, नाम महत्वपूर्ण होने वाला है शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ल ये नाम महत्वपूर्ण है और ये कौन है दोस्तों, पहले सीएम, किस क्षेत्र से, पार्ट सी क्षेत्र से। तो यहां आपका पार्ट सी लगभग क्लियर होता है। एक बार हम फिर से इसे रिकॉल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है यहां पर कि 12 मार्च 1948 को 35 रियासतों को एकीकृत करके बीपी मेनन जी के द्वारा क्या किया गया, इसे पार्ट बी के अंतर्गत रख दिया गया। और आगे चल करके दोस्तों इसका उद्घाटन देखने मिला 4 अप्रैल 1948 को बी.एन. गाडगिल जी के द्वारा। फिर दोस्तों उद्घाटन हुआ और राजधानी किसे बनाई गई, तो राजधानी बनाएगी दोस्तों रीवा को, और रीवा के ही महाराजा मार्तंड सिंह जी इसके प्रमुख हो जाते हैं, इसके राज प्रमुख। और आगे चल करके हम देखते हैं दोस्तों उपराज प्रमुख किसे बनाया जा रहा है, तो अवधेश प्रताप सिंह जी को। विधानसभा की बात करें दोस्तों तो विधानसभा भवन है रीवा में और विधानसभा की सीटें की देखें दोस्तों तो कितनी है, 60 सदस्यीय सीटें हमें यहां देखने मिलती हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो शिवानंद जी, और पहले सीएम यदि हम देखें तो वो नाम हमें देखने मिल रहा है शंभुनाथ शुक्ल। तो यहाँ पर हमें विधानसभा के साथ में बाकी भी जानकारियां प्राप्त हुई पार्ट सी को लेकर के। और अब हम देखेंगे दोस्तों पार्ट सी की प्रमुख रियासतें। बात करें दोस्तों प्रमुख रियासतों की तो हमें देखने मिल रहा है सबसे पहले है अजयगढ़, फिर रीवा और मैहर, साथ ही साथ में नागौद, बिजावर, दतिया और ओरछा। ये सारी दोस्तों यहाँ की प्रमुख रियासतें हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है अजयगढ़, रीवा, मैहर, नागौद, दतिया, ओरछा। और इन सब के साथ में ही दोस्तों एक और नाम महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कौन सा, खनियाधान। खनियाधान रियासत वह रियासत है जो ग्वालियर स्टेट से, ग्वालियर क्षेत्र से ली गई थी। ठीक है, और इसमें सम्मिलित की गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये सारा महत्वपूर्ण डाटा कंप्लीट होता है दोस्तों पार्ट सी को लेकर के। और अब हम आगे बात करते हैं भोपाल स्टेट की। बात की जाए दोस्तों भोपाल स्टेट की तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ के जो प्रमुख हैं
वो मुस्लिम थे, ठीक है, उस समय पे। अब चूंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम है, और भारत को हमने देखा दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के भारत में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। जब 1947 हमने वहां पर पाया कि पाकिस्तान का क्लियर था कि एक इस्लामिक देश, ठीक है, जबकि भारत की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो भारत का ये था कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों भाई भाई, वो वाली बातें थी। अर्थात दोस्तों हम कैसे हैं, धर्मनिरपेक्ष। भारत कैसा था उस समय पे, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के चल रहा था, और भारत चाह रहा था कि भाई लगभग सभी जो भी आना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पर सभी स्वीकार, ठीक है। 1947 जो हमने बात की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या स्वतंत्रता अधिनियम के लिहाज से भी हम देखते हैं दोस्तों तो सारी रियासतों के सामने 3 ऑप्शन थे, या तो पाकिस्तान या भारत या स्वतंत्र रहो, ठीक है। स्वतंत्र रहने में दिक्कत थी, स्वतंत्र रहने में दिक्कत थी। दिक्कत कुछ इस हिसाब से थी कि भाई बाहरी आक्रमण हो सकते थे, ठीक है, या तो पाकिस्तान आक्रमण कर सकता था या भाई भारत भी आक्रमण कर सकता था, यदि हम उस लिहाज से देखें उनके पर्सपेक्टिव से। तो यहां हमें देखने मिलता है कि अधिकतर रियासतों ने भारत संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया, और इसे स्वीकार करने का प्रमुख कारण यही है कि भारत ने बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था कि हम कैसे राज्य हैं, हम कैसा क्षेत्र हैं भैया, हम हैं धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि स्वाभाविक सी बात है हमारे क्षेत्र में सभी धर्मों को लेकर के चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम या ऐसे ईसाई, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहां हमने पाया दोस्तों कि भोपाल स्टेट जो कि कैसा क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य था, और यहां के नवाब दोस्तों होते हैं हमीदुल्लाह खां, ठीक है। तो हमीदुल्लाह खां, आप इस नाम को नोट कीजिएगा, हमीदुल्लाह खान, ठीक है, या खां। तो हमीदुल्लाह खां साहब जो नवाब थे उन्होंने भारत संघ में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत संघ में सम्मिलित नहीं होंगे। अब यहां महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि आप बीचों बीच में हैं, ठीक है, और आप बीचों बीच में होने के बाद भी आप क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें भारत संघ में सम्मिलित नहीं होना है। समस्या इस बात की है कि आप सम्मिलित नहीं होंगे, अच्छी बात है, तो आप हैं कहां, या तो आप स्वतंत्र हैं, तो वो स्वतंत्र भी नहीं रहना चाह रहे हैं। उनका ये है कि ठीक है अभी स्वतंत्र है, हमें पाकिस्तान, उनका रुझान पाकिस्तान की ओर है। अब वो गलियारा हम कहां से दें, कहां से रास्ता होगा आपके लिए, है ना। तो सारी चीजें हैं, कई चीजें हैं यहां पर दोस्तों, और अंततः एक आंदोलन देखने मिलता है हमें, प्रजामंडल आंदोलन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजामंडल आंदोलन दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमें वहां देखने मिलता है। और अंततः दोस्तों 1 जून 1949 वह तिथि है जब भोपाल भारत संघ में सम्मिलित हो जाता है। तो यहां हमें देखने मिला दोस्तों कि भोपाल कब सम्मिलित हो रहा है, 1 जून 1949 को, जबकि हमने बाकी रियासतों में देखा, पार्ट्स में देखा कि वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि उन भारत संघ में कब सम्मिलित हो रही हैं वो सारी की सारी रियासतें जो पार्ट्स के रूप में हमें देखने मिली वो इसके पहले हो चुकी हैं। तो यहां हमें सबसे अंत में देखने मिल रहा है कौन, भोपाल। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंत में कौन सम्मिलित हुआ, तो भोपाल स्टेट या भोपाल रियासत यहां पर सम्मिलित होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब अंत का और प्रारंभ की बात की ही जा रही है तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर होने वाला है पहली रियासत, ठीक है। भारत संघ में सम्मिलित होने वाली पहली रियासत वो थी दोस्तों बुंदेलखंड। बुंदेलखंड रियासत ने सबसे पहले भारत संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। जब भारत संघ में रियासतों का एकीकरण हो रहा था दोस्तों, ठीक है, उस समय पर सबसे पहले बुंदेलखंड रियासत भारत संघ में सम्मिलित होती है। और हमें यहां देखने मिलता है कि भोपाल जो रियासत है या भोपाल जो स्टेट है वहां के नवाब है हमीदुल्लाह खां साहब, और इन्होंने भारत संघ में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया था। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, प्रजामंडल आंदोलन, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप दोस्तों 1 जून 1949 को भारत संघ में सम्मिलित हो जाता है भोपाल। और अब भोपाल को दोस्तों स्वतंत्र क्षेत्र करते हुए पार्ट सी के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है। तो यह भी एक प्रश्न है आपका कि पार्ट सी के अंतर्गत ही था ये, ठीक है। पार्ट सी हमने पहले ही देखा हुआ है। पार्ट्स जब हमने देखे कि मध्य प्रदेश में पार्ट ए के अंतर्गत है सीपी और बरार, फिर पार्ट बी के अंतर्गत दोस्तों हमें देखने मिल रहा है मध्य भारत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश, और साथ ही साथ में दोस्तों पार्ट सी में ही हमें देखने मिलता है कौन, भोपाल स्टेट। तो ये भी आपका क्लियर होता है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं यहाँ पर, जिसमें महत्वपूर्ण है विधानसभा। अब इसकी भी विधानसभा है दोस्तों अपनी, क्योंकि ये स्वतंत्र है, पार्ट सी के अंतर्गत है लेकिन स्वतंत्र है। विधानसभा सदस्य की बात करें दोस्तों तो 30 सदस्य है। 1952 के आम चुनाव के उपरांत यहां पर जो पहले सीएम देखने मिलते हैं दोस्तों, वो नाम महत्वपूर्ण है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नाम नोट कीजिएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहां के क्या बनते हैं दोस्तों, सीएम बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण है विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष का नाम हम देखें दोस्तों तो सुल्तान मोहम्मद खान। सुल्तान मोहम्मद खान कौन है दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और अब एक अंतिम फैक्ट, और वह है दोस्तों ये पूरी रियासतें जो हैं वो सभी पार्ट्स के रूप में हमें देखने मिली, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो यहाँ जो हमारा महत्वपूर्ण पहलू था 1947 से लेकर के 1956 के बीच का मध्य प्रदेश की स्थिति, वो यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों 1956 तक, 1956 यानी कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के दिनांक तक, गठन की तिथि तक दोस्तों यह व्यवस्था ऐसी ही थी। पूरा प्रशासनिक स्ट्रक्चर हमें ऐसे ही देखने मिलता है पार्ट्स के रूप में, पार्ट
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, फिर आगे चल करके दोस्तों जब मध्य प्रदेश का गठन होगा, जो कि हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम आगे चल करके दोस्तों हम देखेंगे कुछ फेरबदल होंगे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, और इन्हें एकीकृत करके सम्मिलित रूप से दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। इसके पहले यदि हम बात करें दोस्तों तो यहां पर महत्वपूर्ण है, जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाएगा उस समय या अभी वर्तमान की हम बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ जो कि अलग हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को, उसमें कितनी रियासतें सम्मिलित हैं अभी, ठीक है, हाल ही में। तो आप देखेंगे वर्तमान में दोस्तों 14 रियासतें, यानी उस समय की 14 रियासतें जो है कहां पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। तो आपका रियासतों से बनने वाले प्रश्न लगभग यहां पर कंप्लीट हैं। 14 रियासत हो सकता है, एक प्रश्न भोपाल का हो सकता है, भोपाल कब सम्मिलित होती है, तो भोपाल का सम्मिलित होने का पार्ट सी में है दोस्तों 1 जून 1949। और यहां पे महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड के बारे में कि बुंदेलखंड क्या है दोस्तों, पहली रियासत जो या जिसने भारत संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। तो उम्मीद है दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आपका यहां पर मध्य प्रदेश के गठन को लेकर के 1956 तक का आंकड़ा कंप्लीट होता है। ये सारे जितने भी हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें नोट जरूर करें और बारंबार इनका रिवीजन करें। मध्य प्रदेश के इस गठन की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों इसके आगे का अध्ययन अर्थात दोस्तों 1956 के बाद का अध्ययन हम अपने अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।